Delineate trade and commerce in 13th and 14th century. Answer the period. आंसर के अंदर आप अब क्या लिखोगे कि द पीरियड सॉ अ ग्रोथ इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. अब ट्रेड के ऊपर है अगेन क्वेश्चन, तो आपने सीधा सीधा क्वेश्चन ट्रेड एंड कॉमर्स पूरा एक्सप्लेन करना है. तो सारा रूट्स का बताओगे, किस चीज़ में ट्रेड होता है उसका बताओगे, कहाँ तक ट्रेड होता है उसका बताओगे, एवरीथिंग. So this period saw a growth in both internal and external trade, and the policies of the rulers like Alauddin Khilji contributed a lot to the same. तो भाई सबसे ज़्यादा तो इसी ने किया है, क्योंकि इससे पहले तो लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा चल रही थी कि कंसोलिडेशन ही नहीं हो पाया था. फिर अलाउद्दीन खिलजी आता है जिसके टाइम पे थोड़ा सिचुएशन बेटर होती है. बेटर तो क्या, चलो उसने कंट्रोल करने की ट्राई करी, उसने चाहा कि मार्केटाइजेशन ऐसे प्रॉपर हो जाए, मार्केट सिस्टम प्रॉपर आ जाए, क्योंकि वो फ़ायदा लेना चाहता था, वो चाहता था पैसा बने उसे. तो उसको लेकर यहाँ पर ये सिस्टम स्टार्ट होता है. ठीक है, ओके. तो अभी इसको देखते हैं. सबसे पहले तो इसको दो सेक्शंस के अंदर डिवाइड करके हम लोग यहाँ देखेंगे. वन इज ट्रेड विद इंडिया एंड द अदर इज फॉरेन ट्रेड. तो ट्रेड विद इंडिया जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे कि ट्रेड विद इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू टू लेवल्स. टू लेवल्स के अंदर जब आप डिवाइड करते हो तो एक तो हो गया कि गांव का टाउन के साथ ट्रेड, ठीक है, नंबर वन. और दूसरा क्या हो गया, टाउन का टाउन के साथ ट्रेड. तो विलेज का टाउन के साथ ट्रेड जब मैं बात कर रही हूँ तो उसमें क्या होगा, तो आप एक बात को जानते हो. एक तो ये पहली बात तो भाई ये बेसिक गुड्स में होने वाला है, और ये लग्जरी गुड्स में बिल्कुल नहीं होगा. ये सब मैं क्यों कह रही हूँ आपको अभी पता लग जाएगा. तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि जो सामान आ रहा है वो गांव से शहरों की तरफ आ रहा था. गांव के अंदर क्या होता था, एग्रीकल्चर, खेती हो रही है, तो वहाँ से फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती थी. ग्रेन्स वहाँ से आते थे और वो सप्लाई किए जाते थे सिटीज़ के अंदर जहाँ पे लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. और ये जो ट्रेड का सिलसिला था, इसकी वजह से यहाँ से कैश जो था वो गांव वालों को मिलता था, यानी फार्मर को मिलता था. वो जो अब गांव का किसान है वो क्या करेगा, इसको यूटिलाइज करेगा, इस पैसे को कैश में अपना टैक्स पे करने के लिए. ठीक है, तो यानी उसको कैश की रिक्वायरमेंट है. और ये जो यहाँ पर अर्बन सेंटर्स में लोग बैठे हुए थे टाउन्स में, उनको यहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है. तो ये दोनों ही ग्रेन्स भी रॉ मटेरियल्स भी आएंगे इधर, और यहाँ पर अर्बन एरिया को सप्लाई किए जाएंगे. अर्बन एरिया की और ज़्यादा अपलिफ्टमेंट यहाँ होगी. अब कैसे आ रहे हैं यहाँ पर, अगर रॉ मटेरियल को देखते हैं हम लोग तो वो कॉटन भेज रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे. इसके अलावा आप देखोगे इंडिगो भी होगा, है ना, वो भी नील उगा के भेजा जाता था. और अगर आगे मैं बात करूँ तो गांव के अंदर, गांव से जो आ रहा है सामान उसमें फूड ग्रेन्स है. फूड ग्रेन्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा, वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब बारले हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं आगे पहुँच रही हैं. शुगर केन भी एक आइटम थी जो जा रही है. और क्योंकि अब आप देख पा रहे हो कि गांव जो है वो यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट है, उसको कुछ यहाँ पर खास चाहिए नहीं था. ठीक है, उसका काम चल रहा है. जिस तरीके से वो जो जो बना कपड़ा उनके वहाँ खुद बन रहा है ना, बास्केट्स वहाँ पे खुद बन रही हैं, जूते चप्पल उधर खुद बन रहा है, एवरीथिंग. मतलब ज़्यादा कोई ऐसा बड़ा बड़ा चीज़ नहीं थी जो उनको शहर से चाहिए था. तो मोर और लेस इट वॉज अ वन वे ट्रेड एंड इट वॉज अ द विलेज वॉज सेल्फ सफिशिएंट. एंड ऑल्सो अनदर थिंग दैट आई पॉइंटेड आउट इज that it was a trade of low value goods, लग्जरी ट्रेड नहीं है. ठीक है, ज़्यादा अमाउंट वाले गुड्स यहाँ पर नहीं दे रहे, बड़े बेसिक लेवल के नेसेसिटी बेस्ड गुड्स को यहाँ पर विलेज से शहरों के अंदर सप्लाई किया जा रहा था. अगला जो आता है यहाँ पे वो है टाउन और टाउन के बीच में. अब टाउन से टाउन के बीच में अगर एक टाउन कुछ बनाता था तो दूसरे टाउन को उसकी ज़रूरत है, तो भाई जो जिधर नहीं है वो उधर भेज दो, कमोडिटी एक्सचेंज हो जाएगा. नंबर वन. नंबर टू कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई ऐसा टाउन है जो कि पोर्ट टाउन है, उसने जब अंदर अपना सामान भेजना है, अंदर अपना सप्लाई करना है, तो बाहर से सामान आएगा जी, वो अंदर सप्लाई किया जाएगा, है ना, फिर वो टाउन टू टाउन आएगा. तो पोर्ट के ऊपर जो सामान आया वो सामान आगे बेचा जाएगा या आगे सप्लाई किया जाएगा. तो इस तरीके से टाउन और टाउन के बीच में एक्सचेंज होता था. अगर एक अंदर इनलैंड टाउन जो है उसने कोई सामान एक्सपोर्ट करना है तो वो भी पहले पोर्ट टाउन को भेजेगा. तो ये टाउन से टाउन फिर ट्रांसफ़र हो रहा है, ये सामान भेजा जा रहा है, और फिर आगे से ये टाउन जो था एक्सपोर्ट कर देता था, पोर्ट्स के थ्रू सामान जो था शिप्स के थ्रू पहुंच जाता है जहाँ भी ये रिक्वायर्ड था. तो इस तरीके से हुआ. ठीक है, ओके जी. अब आगे देखते हैं.
यहाँ पे आप इंटर टाउन ट्रेड को देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, जैसे मुल्तान हो गया, मुल्तान एक इंटरनल एरिया के अंदर था, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको बड़ा बहुत बड़ा एंट्री पॉइंट माना जाता है, मतलब एक एंट्री पॉइंट था, कहाँ से, फ्रॉम द वेस्टर्न साइड। जितने भी ट्रेडर्स यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से वहाँ जा रहे हैं वो इस एरिया के ऊपर ज़रूर रुके जाया करते थे, तो बहुत सारा सामान यहाँ से भेजा आ जाता था आगे की तरफ। गुजरात एक बहुत बड़ा ऐसा एरिया था जहाँ पर फुल जो कोस्ट है उस पर टाउन्स ही टाउन्स हैं, पोर्ट टाउन्स थे, तो कैम्बे एक बहुत इंपॉर्टेंट था वहाँ पर, ठीक है, गल्फ ऑफ खम्बत के बीच में। फाइनेंसिंग की जहाँ तक बात है, यहाँ इसी विद इन इंडिया के अंदर तो हुंडी सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। आई होप द हुंडी सिस्टम इज़ क्लियर विद ऑल ऑफ अस। तो जो मर्चेंट क्लास थी, सराफ जो थे, वो इसको यूटिलाइज करते थे। तो सराफ ने क्या किया, सराफ या जो मोदीज़ हैं, बेसिकली ये दो मर्चेंट ग्रुप्स थे जो कि हुंडी सिस्टम को चलाते थे। तो ये सिंपल एक तरीके का कमर्शियल पेपर जैसी कोई चीज़ है जिसके अंदर आप जो पैसा है, जब वो आप चाहते हैं कि आपका इधर से उधर एक तरीके से ट्रांसफ़र हो जाए, तो आप किसी सराफ को दे दीजिए पैसा, वो आपको एक कमर्शियल पेपर दे देगा, आप इस कमर्शियल पेपर को जाके आगे कहीं पे ट्रेड कर सकते हो। सो इट वॉज अ ट्रेडिंग पेपर काइंड ऑफ थिंग। और या आपको कहीं पे सामान पहुंचाना है या पैसा पहुंचाना है आपने, तो आप इनको दे दीजिए। इनके आगे बहुत सारे लिंक्स होते थे, किसी और टाउन में पैसा पहुंचाना है, किसी ट्रेडर को पेमेंट करनी है, तो आप इनके थ्रू कर लो, वो हो जाता था। कैरी नहीं करके जा सकते आप इतना सारा पैसा, अनसेफ होता था, तो उस वक्त पे भी हुंडी सिस्टम काम आता था। दैट कमर्शियल पेपर वॉज यूज्ड। तो ऐसा है। फिर अगर फॉरेन ट्रेड को देखें तो यहाँ पे एक ओवरलैंड ट्रेड रूट्स बनते हैं। ओवरलैंड ट्रेड रूट्स, बोलान पास नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से हेरात अफगानिस्तान तक, खैबर पास अगेन हिंदू कुश माउंटेन से लेकर बुखारा उज़्बेकिस्तान, समरकंद उज़्बेकिस्तान आज का, तो वहाँ तक जा रहे हैं, वहाँ से ट्रेड रूट निकल रहे हैं। और कश्मीर से निकलता था एक ट्रेड रूट। तो भाई ओवरलैंड हो गए ये सारे के सारे, इंडिया की कनेक्टिविटी बन रही है यहाँ। फिर उसके बाद कोस्टल ट्रेड की जहाँ तक बात है, तो सिंध और बंगाल, सिंध से लेके बंगाल तक पूरा का पूरा पेनिनसुला कवर किया जा रहा है। मकरान कोस्ट पाकिस्तान की से लेके नीचे गुजरात की कोस्ट, नीचे महाराष्ट्र कोंकण कोस्ट, नीचे मालाबार घूम के कोरमंडल, ऊपर बंगाल की कोस्ट तक ये ट्रेड हो रहा है। और इसके बीच में ये मालाबार और कोरमंडल जो हैं ऑफ कोर्स आते हैं, और ये कोस्ट टू कोस्ट ट्रेड हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद अगली चीज़, सी बॉन्ड ट्रेड की बात जहाँ तक है, तो गुजरात के जो पोर्ट्स हैं वो बहुत सारे थे। कहाँ तक ट्रेड कर रहे हैं, अरेबियन सी के क्रॉस ट्रेड कर रहे हैं, पर्शियन गल्फ तक जा रहे हैं। भाई पर्शियन गल्फ में बहुत सारे देश थे, उनके साथ ट्रेड हो रहा है। अफ्रीका तक जा रहा है सामान, ऊपर आगे रेड सी के पार मेडिटेरेनियन सी तक जा रहे हैं। हॉर्मूज जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आप देखोगे आज की डेट में आपको ये पर्शियन गल्फ के अंडर मिलेगी। तो हॉर्मूज में स्मॉल पोर्ट टाउन, उसके नाम से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पड़ा है। गुजरात टुवर्ड्स ईस्ट, इधर इंडिया के राइट साइड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मलक्का स्ट्रेट तक, तो मलक्का वॉज अ प्लेस, उसके नाम से पड़ा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक जा रहे हैं, वो एरिया को यूटिलाइज कर रहे हैं। आज तक वो एरियाज यूज़ हो रहे हैं। आप देखो, इंडोनेशिया से ट्रेड करना है तो इन्होंने बाकायदा वो नाम मेंशन है जो इंडोनेशियन आइलैंड्स के, पूरा का पूरा मलाया आर्किपेलागो जो है, मलेशिया, सिंगापुर और पूरा इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सब के अंदर जाकर ट्रेड हो रहा था। बंगाल के जो पोर्ट्स हैं, दे वर ट्रेडिंग विद चाइना अबाव, ओके, एंड नीचे से जाता था, सीधा ऊपर से नहीं जा सकते हो आप, हिमालय से यू कैन नॉट क्रॉस लाइक डायरेक्टली अबव चाइना, नॉट पॉसिबल। तो नीचे से म्यांमार के थ्रू होकर प्लेन्स के थ्रू ये जाया करते थे, चाइना के थ्रू, चाइना को सप्लाई किया करते थे, और बाकी साउथ ईस्ट एशिया को भी। फिर सिंध के अंदर दैबोल नाम का एक सी पोर्ट था, वो भी ट्रेड कर रहा है वेस्ट एशिया के साथ, ठीक है। और मिडल ईस्ट के अंदर, पर्शियन गल्फ के अंदर बहुत दूर दूर तक ट्रेड यहाँ पर हो रहा था। अब अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात हम करते हैं, तो इंपोर्ट्स के अंदर आप देखोगे मेजरली हम दो आइटम्स करते थे, एक हॉर्सेस और एक प्रेशियस मेटल्स। और प्रेशियस मेटल्स में भी दो ही हैं, गोल्ड और सिल्वर मेजरली, बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें होती थी, लेकिन ये मेजर है। एक्सपोर्ट्स के अंदर हम लोग कर रहे हैं ग्रेन्स, टेक्सटाइल्स, कपड़ा, मसलिन बहुत होता था भाई एक्सपोर्ट। पर्शियन गल्फ रीजन्स को जा रहा था। स्लेव्स जो थे हम सेंट्रल एशिया में भेजते थे। सेंट्रल एशिया क्या है, आज का कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो वो बुखारा और समरकंद तक जा रहा है। इंडिगो नील हो गया आपका, ये जाता था जी हमारा पर्शिया को, ईरान को, दैट मीन्स। इसके साथ साथ और बहुत सारी और कमोडिटीज़ थी जिनको वहाँ पर भेजा जाता था। तो ये हो गया हमारा ट्रेड का, मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, क्या क्या लिखना है, ज़रूरी क्या चीज़ें होती हैं। जब भी ट्रेड पूछो हमेशा उसका रूट बताओ, ठीक है। रूट्स बताने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्पेशली जब आप ओवर फॉरेन कॉन्टैक्ट्स की आप बात करो, फॉरेन ट्रेड की बात करो, ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। और
हमेशा ट्रेड को जब स्टार्ट करो तो ऑब्वियसली एक तो अंदर होगा ट्रेड और एक बाहर होगा, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक स्ट्रक्चर बना के चला करो कि ट्रेड में जब मेरे पास अगर आ गया क्वेश्चन तो मैं किन किन चीज़ों को लिखूंगी, कौन कौन सी चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो गांव से शुरू हो जाओ, गांव से टाउन, टाउन से टाउन, फिर टाउन से फॉरेन, ऐसे। तो लिंकेज बनाओ पूरा, और इंडिया, विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इस तरीके से 2 सेक्शन बना के, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज़रूर मेंशन करो कि क्या होगा, आइटम ज़रूर बतानी है वहाँ पे, ठीक है। उसके बिना फिर आपका जो है अधूरा रहेगा नहीं तो, राइट।